वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज के लेक्चर में हम सब सीक्वेंसेस पर बात करेंगे, जो कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। और ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी हमने सीखा है सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, इनको ठीक से रिकॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। ऑलराइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, some more problems for practice, and now let us get started. Subsequences. तो फॉर्मल डेफिनेशन पर आने से पहले आइडिया को समझते हैं। मान लें हमारे पास कोई सीक्वेंस है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि रियल सीक्वेंस हो। किसी भी सेट में ये सीक्वेंस हो सकता है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट सेट x में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब इसकी मदद से हम एक नया सीक्वेंस बना सकते हैं एक बहुत ही ऑब्वियस तरीके से, कि कुछ नंबर्स इस लिस्ट में से हम हटा दें, डिलीट कर दें और बाकियों को बचा लें। तो जैसे यहाँ मैंने ये कुछ हटा दिया है, पर अब बात है कि जो नई चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो एक सीक्वेंस होनी ज़रूरी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि एक पॉइंट के बाद हम सारे ही हटा दें, तो फिर तो ये केवल एक फाइनाइट लिस्ट रह जाएगी। फाइनाइट लिस्ट को हम सीक्वेंस नहीं बोल रहे हैं, कम से कम इस लेक्चर सीरीज़ में तो नहीं बोल रहे हैं। जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं वो एक इनफाइनाइट लिस्ट होती है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस इज इट्स अ फंक्शन फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स टू एक्स। उस वजह से हमेशा एक सीक्वेंस एक इनफाइनाइट लिस्ट होती है। तो सब सीक्वेंस का आइडिया बस उतना ही है कि कुछ हमने इंडिसेस सेलेक्ट कर ली और उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको रख लिया, और बचे हुए इंडिसेस के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको गायब कर दिया। पर शर्त बस ये है कि जो इंडिसेस हमने सेलेक्ट किए वो इनफाइनाइट होने चाहिए, so that we are left with an infinite sequence. For example, यहाँ पे एक अगेन एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल है। फर्स्ट वाला हमने ड्रॉप कर दिया, सेकंड वाला रख लिया, थर्ड फोर्थ ड्रॉप कर दिए, ये सब रख लिए, ड्रॉप कीप एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो दिस इज सजेस्टिंग वन एग्जांपल ऑफ अ सब सीक्वेंस। अगर इसको थोड़ा और फॉर्मल भाषा में या रादर थोड़ा और स्पष्ट करके लिखें, so ये जो x2 है, this is actually our first term in the new sequence. This is the second term in the new sequence. Third term, fourth term, and so on. Alright. पर अब इस आइडिया को फॉर्मलाइज करना है तो वो यहाँ पर है। हमारे पास एक सीक्वेंस है, अगेन किसी भी सेट में, ज़रूरी नहीं रियल सीक्वेंस। तो अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस गाय, a subsequence of our original sequence is any sequence yn such that there exist natural numbers, increasing sequence of natural numbers satisfying something, वो हम लिखेंगे। पर अगेन यहाँ पे जो भी हमने देखा उससे थोड़ा संबंध हम जोड़ने की कोशिश करें। ये नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ये n1, n2, n3 ये क्या हैं? ये हमारे सेलेक्टेड इंडिसेस हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड इंडेक्स को सेलेक्ट किया और उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो रख लिया। फिफ्थ इंडेक्स को सेलेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसको रख लिया। सिमिलरली सिक्स्थ को सेलेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को रख लिया, एंड सो ऑन। तो ये n1, n2, n3 बेसिकली द आइडिया इज दे आर आर सेलेक्टेड इंडिसेस जो हम रखना चाहते हैं। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें इस सीक्वेंस में हैं, हम उन्हें गिराना चाहते हैं। तो ये जो सीक्वेंस yn है, ये क्या होना चाहिए? y1 शुड बी द टर्म करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट सेलेक्टेड इंडेक्स। n1 इज द फर्स्ट सेलेक्टेड इंडेक्स, दिस इज द टर्म करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट सेलेक्टेड इंडेक्स। सो y1 इज xn1, y2 इज xn2 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल के एटलीस्ट 1, मीनिंग फॉर ऑल के। ये जो इक्वेशन है, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल के। तो किसी भी सीक्वेंस को हम इसका सब सीक्वेंस तब बोलेंगे जब हमारे पास ऐसी चॉइस ऑफ इंक्रीजिंग नेचुरल नंबर्स हो। ठीक है, सो आई होप द रीज़न फॉर दिस डेफिनेशन इज क्लियर गिवन दिस स्मॉल लिटिल मोटिवेशन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब सीक्वेंस इज अ ट्रिवियल वन, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और हम क्या करेंगे, हम
जो सबसे ट्रिवियल सीक्वेंस है, यानी कि xn इक्वल्स n फॉर ऑल n, इसकी बात कर लेते हैं. दिस इज आवर ओरिजिनल सीक्वेंस. ठीक है, अब इसके कुछ सब सीक्वेंसेस की हम बात करेंगे. तो अगर इसको एक्सपैंड करके लिखें, यानी लिस्ट फॉर्म में लिखें, तो ये सीक्वेंस है हमारा. राइट, ये हमारा सीक्वेंस है. तो इसका जो सबसे पहला सब सीक्वेंस दिमाग में आ सकता है वो ये कि चलो हम केवल इवन नंबर्स को रिटेन कर लेते हैं, ऑड को भूल जाते हैं, इवन को रख लेते हैं. तो कैसे उसको फॉर्मली लिखें? बेसिकली हम कह रहे हैं जो इवन इंडिसेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं हम उनको रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे. सो नेचुरली जो हमारे n1, n2, n3 हैं, n1 शुड बी 2, n2 शुड बी 4, n3 शुड बी 6 एंड सो ऑन. जनरल जो kth नेचुरल नंबर है वो है ये 2k. राइट. सो ये जो सब सीक्वेंस बनेगा, और इसको हम ऐसे लिखते हैं x n k. ये नोटेशन एकदम अच्छी है. k इज़ अ डमी इंडेक्स. k को 1 रखेंगे तो जो टर्म यहाँ पे आएगा वो होगा x n 1. k को 2 रखेंगे तो x n 2. k को 3 रखेंगे x n 3. राइट. तो मैं लिख देता हूँ नोटेशन. The sequence yn above may and will be written as x and k. Alright, तो ये तो नोटेशन हो गई. सो या अब कमिंग बैक टू दिस, तो हमने एक सब सीक्वेंस क्रिएट कर लिया. और व्हाट इज x and k? x and k इज जस्ट 2k. थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगर ले लें, हम केवल प्राइम्स को रखना चाहते हैं. यहाँ हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं. सपोज वी ओनली वांट टू रिटेन द प्राइम्स. तो हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं लिख पाएंगे. n1 का 2, जैसे यहाँ पे n k इज 2k. दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर आवर सेलेक्टेड इंडिसेस. तो हमें केवल शब्दों में लिखना पड़ेगा. सो लेट n k बी द kth प्राइम. राइट. तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस. और ये है कि अगर इसको लिस्ट फॉर्म में लिखें तो दिस इज 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. राइट. xn1 क्या है? xn1 इज जस्ट x2, क्योंकि n1 इज द फर्स्ट प्राइम, 2 इज द फर्स्ट प्राइम, और x2 इज 2. सो यू कैन मैच. सो आई होप दिस नोशन इज क्लियर. बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्यों. एटलीस्ट कुछ हद तक हमें समझ में आएगा क्यों. सो हियर इज द मेन थ्योरम. कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर हमारे पास है, तो यहाँ पर रियल सीक्वेंसेस की बात हो रही है. अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, और उसकी लिमिट भी वही है जो ओरिजिनल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट है. ओके. तो एक तरीके से दिस सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस. अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और मुझे टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कोई सूटेबल सब सीक्वेंस ले सकता हूँ जहाँ पे कन्वर्जेंस चेक करना आसान हो सकता है गिवन सीक्वेंस में उतना आसान ना हो, पर कोई सब सीक्वेंस लेने के बाद बड़ा आसान हो जाए. तो देख लूँ कि वो जो सब सीक्वेंस है क्या वो कन्वर्जेंट है. अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है, कोई भी मेरा सिलेक्टेड सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है, तो ओरिजिनल भी कन्वर्जेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम. या ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई सब सीक्वेंस लिया वो तो कन्वर्जेंट है, पर कोई दूसरा सब सीक्वेंस लिया वो भी कन्वर्जेंट है, पर उसकी लिमिट कुछ और है. दो सब सीक्वेंसेस मिल गए जिनकी अलग अलग लिमिट है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम. सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ दिस थ्योरम. ऐसे तो ये थ्योरम बहुत ही यूज़फुल है, वो अलग बात है. और दूसरी बात, ये थ्योरम ऑब्वियस होना चाहिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है. मेरे पास कोई सीक्वेंस है x1, x2, x3, मान लेते हैं एक बार वो नल सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ कन्वर्जिंग टू 0.
इसका मैंने कोई सब सीक्वेंस ले लिया, यानी कुछ एलिमेंट्स मैंने रख लिए, कुछ ड्रॉप कर दिया। अब ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जन टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा ले लें तो ये जो सारे नंबर्स होंगे बड़े टाइम के बाद जो भी नंबर्स आएंगे ये सब ज़ीरो के बहुत करीब होंगे। तो सब सीक्वेंस में भी तो वही प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई बहुत बड़ा टाइम ले लिया, लेट्स से दिस इज़ whatever y1, फिर दिस इज़ y2, फिर y3, अगर हमने कोई बहुत बड़ा टाइम लिया y लेट्स से 10,000, तो y 10,000 के करस्पॉन्डिंग जो ऊपर जो एक्चुअल संख्या है वो तो x सब समथिंग इवन ग्रेटर देन 10,000 है, राइट। मैं बहुत ट्रिवियल सी बात बोल रहा हूँ। मेरे पास x1 x2 x3 ये एक सीक्वेंस है और उसका कोई सब सीक्वेंस ले लिया, लेट्स से y1 y2 y3 इज अ सब सीक्वेंस। मैं बस ये कह रहा हूँ y1 इज़ वॉट, y1 इज़ xn1 जहाँ पे कि n1 इज़ एटलीस्ट 1, y2 इज़ xn2 जहाँ पे n2 इज़ एटलीस्ट 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कोई बहुत बड़ा टाइम इंडेक्स लेता हूँ, लेट्स से y whatever 1000, तो दिस विल बी इक्वल टू xn1000 यहाँ पे ये नंबर एटलीस्ट 1000 है। तो अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट था, यानी कि बहुत बड़े टाइम के बाद जो भी नंबर्स हैं वो लेट्स से कन्वर्जेंट था और नल सीक्वेंस था, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वाज अ नल सीक्वेंस। तो एक बहुत बड़े टाइम के बाद जो भी नंबर्स हैं वो ज़ीरो के बहुत करीब हैं, लेट्स से एप्सिलॉन क्लोज हैं। तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रिलेशन, दिस सिंपल इक्वेशन, उतने ही बड़े टाइम के बाद यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, जो सब सीक्वेंस में नंबर्स होंगे, वो भी ज़ीरो के एटलीस्ट एप्सिलॉन क्लोज तो होंगे ही होंगे। ओके, मे बी इतना क्लियर नहीं हुआ ये बोलने पर मैं लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट आपको ऐसे ही क्लियर होना चाहिए कि बिना कुछ बोले भी। ऑलराइट, सो लेट्स प्रूव दिस। स्टार्ट विद अ सीक्वेंस व्हिच इज कन्वर्जेंट। और मान लेते हैं इसकी लिमिट x है और हम कोई सब सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया। हम करना क्या चाहते हैं, वांट टू शो दैट कि ये जो सब सीक्वेंस बना ये भी कन्वर्जेंट है, एंड फर्दर इसकी जो लिमिट है वो वही है जो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट है, जिसको हमने x बोला है। ये हम करना चाहते हैं। ऑल राइट, नाउ व्हाट डू वी नो, वी नो फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये जो ऑरेंज में लिखा हुआ है दैट बिकम्स जस्ट द फॉलोइंग, वांट टू शो दैट दिस माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन अल्टीमेटली। बट यहाँ मैं n नहीं लिख सकता, यहाँ मुझे k लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पे ये जो है दिस इज k, दिस इज नॉट n। यहाँ पे n लिखना मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली यहाँ पे अल्टीमेटली ओवर k, राइट, k अगर बहुत बड़ा लिया उसके बाद हम चाहते हैं कि फॉर एवरी सफिशिएंटली लार्ज k वी वांट टू शो कि दिस इज ट्रू, राइट। इस सीक्वेंस में जो इंडेक्स डिफाइनिंग द सीक्वेंस है वो k है, वो n नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो ये हम करना चाहते हैं। पर हमको क्या पता है, हमको पता है कि बट वी नो कि ये चीज़ हो रही है xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन अल्टीमेटली ओवर n। ये तो हमें पता है क्योंकि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट था। पर इसको अगर एक्सपैंड करके लिखें, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ कोई एक नेचुरल नंबर कैपिटल N ऐसा है सच दैट जब भी लिटिल n इज एटलीस्ट कैपिटल N वी हैव दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ही होता है ये गंदी सी चीज़, राइट। So now it's very simple. Just note or we claim that if k is at least n, then this is at least n. ट्रिवियल बात है ये, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वहाँ से दिस शुड बी एब्सोल्युटली ट्रिवियल।
राइट। के को 1 रखेंगे अगर, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, आई मीन दिस इज ट्रू, बट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज, okay, what I wanted to really say was, because nk is at least k. So this is an absolutely trivial statement because this is an increasing sequence of natural numbers, strictly increasing sequence of natural numbers. This is trivial, और उससे फिर ये फॉलो कर जा रहा है, राइट। सो अगर k at least n है तो nk भी at least n, and hence thus whenever k is at least n, we have by this thing, this statement, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसकी मदद से हम जानते हैं कि x n k minus x is less than epsilon. That's it. जब भी k कैपिटल n से बड़ा है हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, यानी कि दिस इज ट्रू। प्रूफ इज एब्सोल्युटली ट्रिवियल। ओके, तो एक छोटा सा इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। सो व्हाट इज दिस लिमिट? तो दिखने में तो बहुत भयानक सी चीज़ है, थिंक अबाउट दिस। तो ये दिखने में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वहाँ तो कुछ भी सोचना नहीं है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज 1/2 पावर, राइट। ये जो चीज़ मैंने लिखी, दिस इज जस्ट दैट गाय। फिर जो सेकंड चीज़ है वो ये है, और फिर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी नेगेटिव पावर में है तो उसको भी हम फ्रैक्शन में कर देंगे। तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस थिंग इज जस्ट ट्वाइस ऑफ 2 पावर n एंड दिस इज हाफ ऑफ 2 पावर n, तो वो कर लेते हैं। राइट, पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने इसकी बात भी करी थी, कम से कम रैशनल एक्सपोनेंट्स की तो हमने बात करी थी। लेक्चर्स में सब कुछ प्रूव नहीं किया था, पर आइडिया दे दिया था, और टाइप नोट्स में सब कुछ है, और ये लॉज से हम एनीवे फेमिलियर हैं, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज 4 to the power 2n, सॉरी 4 to the power 2 to the power n प्लस √2 to the power 2n, सॉरी √2 to the power 2 to the power n, राइट। और फिर इस चीज़ की पावर 1/2 पावर n। ये भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, शायद अगर इसको बाहर निकालें तो काम बनना चाहिए। अगर इसको हम फोर्सफुली बाहर निकाल लें तो ये जो 2 पावर n है और ये जो 1/2 पावर n है, ये आपस में कैंसिल होकर एक नंबर दे देगा, फिर अंदर कुछ बेहतर चीज़ दिखेगी। तो वो अगर करेंगे, सो फार आई होप दीज स्टेप्स आर नेचुरल। सो दिस इज 1/4, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर n तो सेम ही है। सो दिस इज बेसिकली ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज लाइक थिंक इट्स 2√2, या इट्स 2√2। कैलकुलेशन मेरी बड़ी पुअर है। 2√2 to the power 2 पावर n, और फिर दिस थिंग। और अब ये जो चीज़ है, ये 2 पावर n और 2 पावर n कॉमन है यहाँ पे, इससे मतलब कॉमन से मतलब सेम है, यही 2 पावर n वहाँ दिख रहा है। तो अब एक नेचुरल एक क्वेश्चन यहाँ से उठना चाहिए कि अगर मैं यही सीक्वेंस कंसिडर करता, अगर मैं ये वाली चीज़ कंसिडर करता, 1/4, वो तो एक नंबर है, उससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा,
1 प्लस 2 रूट 2 टू द पावर n, और फिर द होल थिंग टू द पावर n, सॉरी 1 अपॉन n। तो ये दिस थिंग इज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। पर अगर मैं एक थोड़ा सा सिंपलर सीक्वेंस ले लूँ जिसमें ये 2 पावर n के बजाय n ही लिखा हुआ है, अगर इसको मैं शो कर दूँ ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट निकाल दूँ, तो इसकी भी लिमिट वही होनी पड़ेगी, बिकॉज दिस थिंग, अगर इसको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस की तरह सोचें, देन दिस थिंग इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस गाय, राइट। हम केवल जो 2 की पावर्स हैं, केवल उन इंडिसेस को अगर सेलेक्ट कर लें तो ये वाला सीक्वेंस बन जाएगा कमिंग फ्रॉम दिस। और अगर इसकी कन्वर्जेंस हम शो करना चाहते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल टू कंसिडर फर्स्ट दिस इज मच सिंपलर, राइट। कोई भी प्रॉब्लम अगर अटकती है तो वी शुड थिंक ऑफ अ सिंपलर वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो सोचते हैं अगर इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो उससे ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नहीं हो जाएगा। पर अगर इसकी कर गई तो बात खत्म हो गई। पर क्या इसकी करती है? वेल, राइट, सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को पुल आउट कर लें। ये मतलब ये जो पूरी चीज़ है इसको फोर्सफुली पुल आउट कर लें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ 1 से बड़ी है। एक्चुअली यहाँ पे भी हम थोड़ा अपना टाइम बचा सकते थे, बट अब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैं इस पूरी चीज़ को फोर्सफुली पुल आउट करूँगा। यू विल सी व्हाई आई एम डूइंग दिस, अपने आप समझ में आएगी बात। तो हम इसकी बात करना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू, बाहर आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 4, फिर ब्रैकेट में जो पहला टर्म आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 टू द पावर n, एंड देन होल थिंग टू द पावर 1 बाय n। पर ये होल थिंग टू द पावर 1 बाय n को मैं थर्ड फॉर्म में लिख दूँ, मुझे बेहतर लगता है। ये चीज़ लिखी हुई है, राइट। तो बाहर एक नंबर है विच इज़ 1 अपॉन रूट 2, वो तो एक नंबर ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस गाय, ये क्या कन्वर्जेंट है। पर अब थोड़ा सोचें, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे ये चीज़ तो डाई डाउन करती जा रही है, यानी अंदर का जो स्टफ़ है वो बाउंडेड है, और उस पर हम nth रेडिकल लगा रहे हैं, वो तो डैम्पन करके ख़त्म कर देगा उसको, यानी 1 पे ले जाएगा। फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से हमें पता है कि अंदर की चीज़ इज एट मोस्ट 2, राइट। तो ये चीज़ इज बाउंडेड अबव बाय nth रूट ऑफ 2 एंड बाउंडेड बिलो बाय 1, दिस इज एटलीस्ट 1, क्योंकि अंदर की चीज़ 1 से बड़ी है तो दिस इज एटलीस्ट 1, राइट। सो ये जो चीज़ है दिस इज एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट nth रेडिकल ऑफ 2, पर ये हम देख चुके हैं दिस कन्वर्जेस टू 1, और ये तो कांस्टेंट है तो दिस anyway converges to 1. Therefore, by sandwich, this thing converges to 1. And therefore, the limit of this guy exists and is equal to what? Is equal to just this number, right? This number multiplied by that thing is our nth term. और ये है 1 upon root 2. So the limit is, this is equal to, in the limit, 1 upon root 2. Okay, so make sure you follow all the steps. So this much was very natural, और यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समझना है कि क्यों हमने इसको बाहर निकाला बाद में ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई अंदर थोड़ा सा बेहतर मामला फंस रहा था। Anyway, now this is also very interesting. कोई भी a ले लें पॉजिटिव्स, नॉट जस्ट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1, और k कोई नेचुरल नंबर है, तो हम कह रहे हैं ये जो लिमिट होगी, ये जो दिस इज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, k इज सम फिक्स्ड थिंग, k को यू कैन थिंक ऑफ k एज 2 फॉर द मोमेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज जस्ट ग्रोइंग क्वाड्रेटिकली, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे न्यूमरेटर क्वाड्रेटिकली बढ़ रहा है और कुछ ऐसा उसका कर्व दिखेगा, पर डिनोमिनेटर इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। और ये जो स्टेटमेंट है वो बस ये कहना चाह रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बीट्स क्वाड्रेटिक ग्रोथ या क्यूबिक ग्रोथ या kth पावर ग्रोथ।
राइट। सो इसीलिए ये टाइटल चुना गया है, पॉलिनोमियल ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो न्यूमरेटर है वो एक खास तरह का पॉलिनोमियल है। ओके, think about this very very interesting statement. So for the sake of understanding, let's maybe choose some specific values. इसका जो डिटेल्ड फुल प्रूफ है नोट्स में लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ पर समझाने के लिए, जिससे कि सिंबल्स थोड़े इजी हो जाते हैं, मैं k को 2 ले लेता हूँ और a को 3 ले लेता हूँ. So in this case हम बस ये शो करना चाहते हैं, want to show that this thing is 0. ओके, सो इसके बहुत प्रूफ्स हो सकते होंगे, पर फिर भी विल ट्राई इट, हम देखते हैं. तो अगेन अगर क्लियर नहीं हो रहा कैसे अप्रोच करें, तो बेस्ट थिंग टू डू इज टू प्लॉट दिस. एन के अलग अलग वैल्यूज डाल के प्लॉट करें, राइट. और हम ये दिखाना चाहते हैं कि चलो ये लिमिट 0 पे जा रही है, और शायद इंट्यूशन भी हमारा यही कह रहा है कि 0 पे जानी चाहिए. तो इतना तो हमें शो करना आना चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन है, ये मतलब इट शुड फील नेचुरली दिस फ्रैक्शन इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग. मे बी शुरू में ये डिक्रीजिंग ना हो, चेक करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल n को 1 लेंगे तो ये 1/3 है, n को 2 लेंगे तो ये 4/3, ये ग्रो कर गया, नहीं ग्रो नहीं किया, सॉरी 4/9 है. शुरू में 1/3 है, फिर 4/9 है, ये ग्रो कर गया. 4/9 इज ग्रेटर देन 1/3. फिर n को 3 लेंगे, सो वो इट्स 9/27. इट्स इक्वल टू दी ओरिजिनल द फर्स्ट टर्म. फिर उसके बाद 16/81. तो अब ये डिक्रीज करना शुरू होगा. सो इट शुड फील, in fact we claim that this sequence is ultimately decreasing. अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे हमने देखा शुरू में वो हो सकता है ग्रो करे फॉर सम टाइम, जैसे कि हमने इस वाले सीक्वेंस में भी देखा था. शुरू में हो सकता है ग्रो करे, पर एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करना ही शो करेगा, मतलब जो इसका नेचर होगा वो डिक्रीमेंट का ही होगा. सो मोर प्रिसाइसली दैट इज देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n सच दैट जब भी हम इंडेक्स इस नेचुरल नंबर के बराबर या उससे बड़ा लेंगे, देन वी विल सी कि जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो पिछले टर्म से छोटा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. इनफैक्ट स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली. ओके, सो व्हाई इज दैट? सो द सिंपलेस्ट वे टू चेक दिस, और स्पेशली बिकॉज ये जो नेचर है ये एक फ्रैक्शन वाला है, द सिंपलेस्ट वे टू सी व्हेन दिस होल्ड्स और इफ दिस होल्ड्स इज टू टेक द रेशियो. अगर हम ये रेशियो ले लें xn+1 डिवाइडेड बाई xn, बात समझ में आ जाएगी. सो टू सी दिस, ये रेशियो क्या है फॉर एनी फिक्स्ड n, व्हाट इज दिस रेशियो? दिस इज, तो हाँ, जब मैं कह रहा हूँ xn, इट्स जस्ट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, मैं लिख नहीं रहा हूँ. या सो xn डिनोट्स, मैं भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो ओके. सो xn+1 upon xn is what is this? This is इसके बराबर. क्या ये चीज़ अल्टीमेटली 1 से छोटी हो जा रही है? अगर ये चीज़ अल्टीमेटली 1 से छोटी हो जाएगी तो ये चीज़ अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगी, राइट? ये कहना कि देयर एग्जिस्टेंस दिस हैपेंस इज जस्ट सेइंग दैट दिस हैपेंस अल्टीमेटली. तो क्या ये चीज़ अल्टीमेटली 1 से छोटी है? वेल, इन द लिमिट दिस इज इक्वल टू 1/3. ये चीज़ की लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी इज बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंस इमीडिएटली 1/3, यानी कि ये चीज़ अल्टीमेटली 1 से छोटी है. अल्टीमेटली इट इज़ क्लोज टू 1/3. You can take epsilon as 1/3 for instance. So this is indeed ultimately less than 1/3. So I'll just write this is less than
1, maybe I said 1/3, it is less than 1 ultimately, of course over n, simply because इसकी लिमिट 1/3 है. तो ये क्लेम तो ट्रू हो गया. अब क्योंकि ये अल्टीमेटली एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और दिस इज ऑफ कोर्स बाउंडेड बिलो बाय 0, दिस इज नॉन नेगेटिव, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है. कोई भी सीक्वेंस हो उसके फर्स्ट फ्यू टर्म्स क्या है उससे उसकी कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फर्स्ट फ्यू टर्म्स है ना कि फर्स्ट फ्यू फाइनाइटली मैनी टर्म्स. तो अगर कोई सीक्वेंस अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है तो अगर हम उसके कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स शुरू के ड्रॉप कर दें तो एक एक्चुअल डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगा. और क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी बाउंडेड बिलो है. और हम जानते हैं एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो है वो कन्वर्ज करता है. तो कम से कम ये जो चीज़ें कन्वर्ज तो कर रही है. उसकी लिमिट क्या है अभी हमने नहीं देखी, पर वो कन्वर्ज तो कर रही है. ओके. और अब हम वही जो यूजुअल ट्रिक हमने कई बार यूज़ करी है कन्वर्जेंस दिखाने के लिए या लिमिट निकालने के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो n को 2n से रिप्लेस करने वाली ट्रिक. पर अब क्योंकि हमारे पास सब सीक्वेंसेस का नोशन आ गया और ये थ्योरम आ गया है तो काम बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट्स से दिस लिमिट इज l. सो से this is equal to L और want to show that L is 0. अब वो n 2n वाली जो ट्रिक है वही यूज़ करेंगे, पर अब हमारे पास सब सीक्वेंसेस का वो थ्योरम है. सो वी नो दस अगर n की जगह 2n रख दें तो भी L ही आना चाहिए ये चीज़, राइट? This is the nth term of a subsequence of this guy. क्योंकि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस सब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही है जो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट है. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? सो दिस गिव्स अस 4 आएगा ऊपर और विद इन एन स्क्वायर, और यहाँ पे वेल 9 to the power n, which is 3 to the power n times 3 to the power n. So I'll just write it like this, right? This thing is equal to L. But note, this thing is a convergent sequence going to 0. This thing is a convergent sequence going to L. By algebra of convergence, this gives us 0 times L equals L, which means L is 0. Soft proof. अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली वे टू डू इट. ज़रूर इसको करने के बहुत तरीके होंगे, बट दिस इज वन वे. आई थिंक इट्स अ प्रिटी नेचुरल वे. ओके, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ beats polynomial growth, and this is a formal enunciation of that fact. All right. So one illustration. हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इस तरीके से डिफाइंड है. तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग सम. न्यूमरेटर इज ग्रोइंग क्वाड्रेटिकली, डिनोमिनेटर इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. हम शो करना चाहते हैं ये जो सीक्वेंस बनेगा ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. थिंक अबाउट दिस. आई डोंट नो मैं इसे कितना लिखूंगा, पर हियर इज़ द पॉइंट. पहले तो ये दिखना चाहिए, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल ग्रोथ इज़ वीकर देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है अगर उसको ही केवल देखें, ऊपर एक पॉलिनोमियल टर्म है, नीचे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है. तो जो एक्सन है, या ऐसे करें कि एक्सन प्लस 1 minus xn, this is the increment in the sequence. xn is an increasing sequence, so let's note that maybe first. So this is an increasing sequence, और इस वजह से इसको convergent दिखाना is exactly the same as showing that it is bounded. So just want to show that it is bounded. बस इतना ही करना है. पर बाउंडेड दिखाने के लिए अगर हम इसके जो इंक्रीमेंट्स हैं उसकी बात कर लें, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज वी जस्ट नोट डाउन द इंक्रीमेंट्स. x2 माइनस x1 लिख लिया, which we know is 2 square by 4 square.
राइट। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम इन सब को जोड़ दें तो टेलीस्कोपिकली ये सब तो कैंसिल, सो वी विल गेट एक्स एन इज द सम ऑफ इंक्रीमेंट्स। बहुत ही ट्रिवियल बात है कि जो nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस है दैट कैन बी रियलाइज्ड एज द सम ऑफ ऑल द इंक्रीमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग वेयर देयर विल बी एन इनिशियल वैल्यू जो आपको एडजस्ट करनी है। बट एनीवे, तो ये इंक्रीमेंट्स तो क्लियरली घटते जा रहे हैं, मतलब इन द एटलीस्ट अल्टीमेटली तो घटते जा रहे हैं, क्योंकि द इंक्रीमेंट्स आर पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल। तो एक समय आएगा जब इंक्रीमेंट्स बहुत छोटे होते जाएंगे, पर सिर्फ इतना कहना कि इंक्रीमेंट्स छोटे होते जा रहे हैं पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सीक्वेंस ये होता, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। xn प्लस 1 माइनस xn इज 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंक्रीमेंट तो कम होते जा रहे हैं, पर फिर भी ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। ये हमने देखा था, इसको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। पर ऐसा एक सीक्वेंस है जहाँ पे इंक्रीमेंट्स छोटे होते जाते हैं और सीक्वेंस बाउंडेड भी रहता है। फॉर एग्जांपल दिस, तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है जहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है इन दी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें ये खासियत है कि सीक्वेंस बाउंडेड रहता है सिंपली बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि इंक्रीमेंट्स छोटे होते तो जा रहे हैं, पर इतनी तेज़ी से छोटे होंगे कि हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ कंपेयर कर पाएंगे, या कम से कम वॉट एवर, थिंक अबाउट दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट दिस थिंग एज 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर into 1 upon 2 square. जनरल टर्म भी लिख देता हूँ। ओके, तो अब अगर हम इसको देखें, ये वाले जो पार्ट्स हैं, दिस इज एग्जैक्टली अ पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल। जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियली ग्रो कर रहा है, क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहा है इनफैक्ट, पर जो डिनोमिनेटर है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट होगा, दिस विल बिकम लेस देन 1, इट्स कन्वर्जेस टू 0, इट विल बिकम लेस देन वॉट एवर यू लाइक, पर एट मतलब 1 एस्टिमेट इज कि इट विल बिकम लेस देन 1 अल्टीमेटली। तो अगर ये पार्ट लेस देन 1 अल्टीमेटली हो गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है या जो टोटल चीज़ है दैट इज लेस देन 1 अपॉन 2 टू द पावर n अल्टीमेटली। पर अगर अल्टीमेटली हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर कर पा रहे हैं, एक अपर बाउंड हम दे पा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज से, तो बाय सैंडविच वी आर डन। दैट इज़ द आइडिया। तो ये जो 4 था, हमने 4 को स्प्लिट कर लिया। एक्सपोनेंशियल्स में एक खासियत है, उसका थोड़ा सा भी पार्ट निकाल लो वो खतरनाक ही रहता है, राइट। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द की आइडिया। मे बी देयर आर 2 आइडियाज़ हियर। एक तो ये जो ह्यूरिस्टिक इंट्यूशन है कि चलो ये छोटे होते जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से छोटे हो रहे हैं कि इंक्रीमेंट्स विल नॉट एड अप टू एनीथिंग बिग। पर उस बात को कैसे हम सिद्ध करें, उसमें आइडिया है कि ये जो बेस ऑफ द एक्सपोनेंट है उसे स्प्लिट किया जा सकता है और फिर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत बनी रहती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वैसे ही होते हैं। एनीवे, बहुत ज़्यादा मैं इसमें बोल नहीं सकता। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.